आपकी हिस्ट्री एजुकेटर और हम पढ़ रहे हैं स्पेक्ट्रम की अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया को। आज हम हमारे यूनिट नंबर 7 की शुरुआत करेंगे और स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 15 और ये होगा हमारा पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर जिसका नाम है एमर्जेंस ऑफ गांधी। इसमें हम बात करेंगे जो मास मूवमेंट शुरू होंगे भारत में स्वतंत्रता की लड़ाई में। हम जानते हैं कि कैसे हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इसमें पार्टिसिपेट करेगा, कैसे अराइवल ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी इन द बैटल फील्ड इन द स्ट्रगल टू गेट द इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया कैसे बदल देगा सारे हालात को। विल लर्न इन दिस चैप्टर। इस जो यूनिट का नाम है जिसका नाम है एरा ऑफ मास नेशनलिज्म बिगिंस और टाइम पीरियड है 1919 से 1943 तक का। इसमें हम अलग अलग मूवमेंट्स की भी बात करेंगे। हमने हमारे पिछले चैप्टर जो कि था चैप्टर नंबर 14 उसमें बात की थी डायरकी की। हमने बात की थी कि कैसे जो नया अगस्त डिक्लेरेशन आता है उसमें किन चीज़ों की बात की जाती है। हमने देखा कि कैसे लखनऊ पैक्ट होगा बिटवीन मुस्लिम लीग और आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के दरमियान। साथ ही साथ हमने देखा कि कैसे एक्सट्रीमिस्ट जो है बाल गंगाधर तिलक की लीडरशिप में वापस इन द फोल्ड ऑफ आईएनसी आ जाते हैं और उसमें कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के जरिए। उनकी होम रूल लीग जो है कैसे भारत में एक नया पॉइंट ऑफ व्यू डालने की कोशिश करती है और कैसे कलेक्टिवली हर किसी का जो अब एम होगा, जो बेसिक पॉइंट होगा वो होगा हासिल करना सेल्फ गवर्नमेंट भारत के लिए। और कैसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के स्टेटमेंट में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की जो बात की जाती है उससे एक नई उम्मीद जाग जाती है लोगों के दरमियान। ऑल ऑफ दैट हमने हमारे चैप्टर नंबर 14 में देखा है। सो लेट्स बिगिन आवर क्लास फॉर टुडे विद अ वेरी न्यू चैप्टर जिसका नाम है एमर्जेंस ऑफ गांधी। सो चैप्टर 15 एमर्जेंस ऑफ गांधी। हम देखते हैं कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होती है, वी नो द टाइम पीरियड 1914 से 1917, द टाइम पीरियड ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। सो जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होती है तो हम देखते हैं कि दुनिया भर में जो हालात है वो बहुत बदले होंगे, न सिर्फ इंडिया में बल्कि इंटरनेशनल सीन में भी। हम देखते हैं कि एक तरह का रिसर्जेंस होगा नेशनल एक्टिविटी में, स्पेशली इन इंडिया। रिसर्जेंस के माना क्या होंगे? दैट मीन्स कि जो हमारी एक्टिविटी थी, हमने देखा कि वर्ल्ड वॉर 1 में मॉडरेट्स ने, एक्सट्रीमिस्ट ने, सब ने ब्रिटेन का साथ दिया। हमारे जो रेवोल्यूशनरीज थे वो इससे चाहेंगे कि ये वक्त जो है बेस्ट टाइम है बैटल करने का, वॉर करने का विद द ब्रिटेन। बट बेसिकली मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो है उनका साथ देंगे और चीज़ें काफ़ी शांत होंगी एट दैट टाइम विद रिगार्ड टू इन इंडिया। लेकिन हम देखते हैं कि इसमें एक तरीके का नेशनल एक्टिविटी में नया जज्बा, नया जोश आ जाएगा जब वर्ल्ड वॉर 1 का खात्मा होगा। और न सिर्फ इंडिया में बल्कि हम देखते हैं कि जो ब्रिटेन की बहुत सारी कॉलोनीज थी दुनिया भर में, फॉर एग्जाम्पल एशिया के अलग अलग हिस्सों में और इवन अफ्रीका में, हर जगह ये जो नया जज्बा होगा, ये इम्पेरियलिज्म के खिलाफ बगावत का जो एक नई आवाज़ होगी वो उभर कर आएगी। और इसी दरमियान हम देखते हैं कि एमर्जेंस होता है मोहनदास करमचंद गांधी का और वो साउथ अफ्रीका से वापस आ जाते हैं भारत पर। और जो हमारा पूरा पॉलिटिकल सीन है वो कैसे बदल जाता है और कैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारा जो बेस है स्ट्रगल का वो कितना ब्रॉडेंड हो जाएगा, कितना फैल जाएगा। भारत की समाज के हर तबके के लोग इसमें शामिल होंगे, बोथ द जेंडर्स। जो फीमेल का इम्पॉर्टेंट रोल होगा इन गांधीयन मूवमेंट्स वो बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। कैसे सभी जुड़ जाएंगे एक साथ, कैसे अहिंसा के जरिए, कैसे नॉन वायलेंस के जरिए इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया जाएगा अंडर द वेरी एबल लीडरशिप ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी। लेकिन जैसे हमने पहले सेंटेंस में बात की कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो है रिसर्जेंस हो जाएगा नेशनलिस्ट एक्टिविटी का। सो ऐसा क्यों होगा, क्या हुआ ऐसा वर्ल्ड वॉर 1 में कि ये जो है रिसर्जेंस हुआ? सो लेट्स सी। वॉर के बाद जो कंडीशन थी इंडिया की वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगी जो सिचुएशन रहेगी उस वक्त पूरी दुनिया में, और ये सब जो है फॉरेन रूल के खिलाफ एक साथ एक नया जज्बा उभरेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कि इस जंग के बाद जो इकोनॉमिक हार्डशिप भारत में फैल गई थी उसकी वजह से लोग नाखुश थे, नाराज थे, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था इन ऑर्डर टू सर्वाइव।
फॉर एग्जाम्पल हम जानते हैं कि भारत ने कितना होल हार्टेडली ब्रिटेन का सपोर्ट किया था उनके वॉर एफर्ट्स में ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। हमने अपने मेन, मनी, पावर, हर चीज दी थी उन्हें। आर सोल्जर्स वेंट फॉर देम टू फाइट, हमने हमारा पैसा लगाया था उसके लिए। हम देखेंगे कि थाउजेंड्स ऑफ इंडियन मैन जो है उस वॉर में अपनी जान गंवा देते हैं अलग अलग फ्रंट्स पर। जो फूड सप्लाईज थी, जो हथियार थे आर्मी को सही रखने के लिए, पैसे रेस किए गए थे। और ये पैसे कैसे रेस किए गए? हम पर हाई लेवल ऑफ टैक्सेशन लगाकर, ज्यादा हमसे टैक्स लेकर उनके लिए पैसे जमा किए गए। लेकिन जब ये वॉर खत्म होगी, एंड होगी, तो जो हर सेक्शन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन है वो जानेगा कि उन्हें कितनी हार्डशिप्स देखनी पड़ रही है डिफरेंट डिफरेंट एराज पर, डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि जो प्राइसेस है, हर चीज की जो कीमत होगी, दाम होगी, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और बदहाली का दौर होगा, रिसेशन होगा, बहुत बुरी तरीके से मार्केट की हालत होगी। और उसमें क्या किया जाएगा कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ा दिया जाएगा। अब जरूरत थी पैसे की भारत की मार्केट को, जहां पर मंदी चल रही थी, रिसेशन चल रहा था, बट फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया जाएगा। और जो हमारी देसी इंडस्ट्रीज है, जो इंडस्ट्रीज भारत में है, वो हो जाएंगी ब्रिंक ऑफ क्लोजर, यानी बैंकरप्सी, बंद होने के दहाने पर आ जाएंगी। और जो हमें लॉस होगा इन सब चीजों की वजह से इकोनॉमिकली, वो बहुत ज्यादा होगा, जो बियॉन्ड रिट्रीवल होगा, जिसे हम कभी वापस ले भी नहीं पाएंगे। अब वो डिमांड करेंगे प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इम्पोज ड्यूटी बिसाइड्स द गवर्नमेंट एड। जो यहाँ के लोग होंगे भारत के, वो कहेंगे कि जो इम्पोर्ट ड्यूटी है उसके अगेंस्ट उन्हें प्रोटेक्शन चाहिए और उन्हें गवर्नमेंट की मदद भी चाहिए कि कैसे वो रिवाइव कर पाए, कैसे वो बरकरार रख पाए अपनी इंडस्ट्रीज को। अगर हम बात करें हमारे वर्कर्स और आर्टिजन्स की, उन्हें अनएम्प्लॉयमेंट झेलनी पड़ रही थी, हाई प्राइसेस का बोझ उठाना पड़ रहा था। सी वी नो दैट कि अभी कंडीशन ये है मार्केट की कि यहाँ पर मंदी चल रही है, तो जो हमारे आर्टिस्ट है, क्राफ्टमैन है, वर्कर्स है, उन्हें तो ऑफकोर्स अनएम्प्लॉयमेंट झेलनी पड़ेगी। अगर अब हमारे गरीब किसानों की बात करें, हमारी पेजेंट्री की बात करें, तो जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ही हाई टैक्सेशन लगाया जाएगा। वो वॉर के दरमियान भी लगाया जाएगा, वॉर के बाद भी, इन ऑर्डर टू गेट फंड्स फॉर देम। और गरीबी तो अपनी हाई लेवल पर थी। अगर हम बात करें हमारे सोल्जर्स की, जो उस वर्ल्ड वॉर में उनका साथ देते हैं, जो अपनी जान गंवाते हैं और जो बच जाते हैं, जो वापस आते हैं, वो उस बैटल फील्ड्स में अब्रॉड, अलग अलग दुनिया के कोनों में जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया, वो अपने लोगों को बताते हैं, वो रूरल फोक को बताते हैं। और वो सरप्राइज हो जाएंगे जब वो भारत वापस आएंगे और देखेंगे कि उनकी कंट्री की हालत कितनी इम्पोरिश्ड है, कितनी बुरी है। और वो फील करेंगे कि पहले हमें जितनी आज़ादी थी, जितनी लिबर्टी थी इस वॉर से पहले, अब तो वो भी खत्म हो गई है। तो देयर वुड बी एन एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन कि हमने इतना सब कुछ उनके लिए क्यों किया, व्हाई वी फॉट ऑन बिहाफ ऑफ देम, जब हमारी खुद की कंट्री की हालत ये है। अगर हम बात करें हमारी एजुकेटेड अर्बन पॉपुलेशन की, जो हमारी अर्बन क्लास थी, तो ऑफकोर्स वो अनएम्प्लॉयमेंट झेलेंगे बहुत बड़े लेवल पर। साथ ही साथ उन्हें बहुत ही क्लियर अवेयरनेस होगी, बहुत ही क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी कि जो रेसिज्म है, जो हमारे साथ फर्क किया जाता है ब्रिटिशर्स के जरिए, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और उनकी जो एटीट्यूड होगा ब्रिटिशर्स का, वो बहुत क्लियरली इंडिकेट करेगा कि वो कोई नया ऐसा कुछ करने नहीं वाले हैं जिससे हमारी चीजें आसान हो। दे वुड रियलाइज कि चीजें फर्दर खराब होने वाली हैं। एक और रीजन जो है जिसकी वजह से नेशनलिस्ट इंसर्जेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा वर्ल्ड वॉर वन के बाद, वो होगा एक्सपेक्टेशंस। हमने जब वर्ल्ड वॉर वन में उनकी मदद की थी, फॉर एग्जांपल एक्सट्रीमिस्ट ने भी जब उनका सपोर्ट किया था, तो सबका एक ये था कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन हमें बहुत सा पॉलिटिकल गेन मिलेगा, हमें बहुत उसके फायदे होंगे, हमें वो चीजें मिलेंगी जिसके लिए वी हैव बीन आस्किंग फॉर सो लॉन्ग। क्योंकि हम आपकी यहाँ पर मदद कर रहे हैं, तो उसका नतीजा हमें भी हमारे बेनिफिट के तौर पर मिलेगा। लेकिन जो हमारी हाई एक्सपेक्टेशंस थी इन पॉलिटिकल गेन्स की, किन के जरिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट से, वो बहुत इंपॉर्टेंटली कंट्रीब्यूट करेंगी और जो हमारा एटमॉस्फेयर है कंट्री का, वो बहुत ज्यादा बदल जाएगा। अब जो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस होती है वर्ल्ड वॉर वन के बाद, और उसके अलावा बहुत सारी ट्रीटीज की जाएंगी, फॉर एग्जाम्पल जीतने और हारने वाले दोनों कैंप्स के दरमियान
बहुत सारी ट्रीटीज की जाएंगी इन ऑर्डर टू मेक थिंग्स बेटर, ताकि चीज़ें सही से चले, और बहुत सी चीज़ों पर डिसीजंस लिए जाएंगे कि दिस इज गोइंग टू हैपन फ्रॉम नाउ ऑन, और ये टेरिटरी इसके अंडर है एंड ऑल ऑफ दैट, वो सारी चीज़ें बात की जाएंगी। लेकिन इनमें जो बात क्लियर हो जाएगी हमें भारतीयों को, वो ये होगी कि जो इम्पेरियलिस्ट पावर्स हैं उनका कोई इंटेंशन नहीं है कि वो लूज करे अपना होल्ड, अपना कब्जा हम कॉलोनीज पर, जो कि दुनिया भर में उनकी थी। हम जान जाएंगे कि वो जो है फर्दर कॉलोनीज को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दे आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट दैट अमंग देमसेल्व्स, दैट मीन दे हैव नो इंटेंशन ऑफ गिविंग अस दैट सेल्फ गवर्नमेंट जिसकी हम बात कर रहे थे, या हमें आज़ादी देने की, वह ऐसा कोई भी इच्छा नहीं रखते हैं। जो एक तरीके का ऑल दीज सर्व टू फर्दर इरोड द मिथ ऑफ द कल्चरल एंड मिलिट्री सुपीरियोरिटी ऑफ द वाइट्स, और हमें रियलाइज करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि दे आर द सुपीरियर और ये कभी हार नहीं सकते और इनके साथ कुछ हराया नहीं जा सकता, कुछ सुपीरियर ब्रीड है, ये सब जो है मिथ खत्म हो जाती है इस वॉर के बाद। साथ ही साथ इस जो वॉर का रिजल्ट होगा पोस्ट वॉर पीरियड में, हम देखते हैं जो रिसर्जेंस होगा मिलिटेंट नेशनलिस्ट का, वो एशिया और अफ्रीका भर में फैला होगा। और हम देखेंगे फॉर एग्जांपल इवन टर्की, इजिप्ट, आयरलैंड, ईरान, इंडो चाइना के एरियाज, जो कोरिया होंगे, यहाँ पे हर जगह नेशनलिस्ट इंसर्जेंसी फैल जाएगी। जैसे कि हमने पहले ही बोला, एशिया और अफ्रीका की मोस्टली हर कॉलोनीज में ये देखा जाएगा। अगर हम बात करें वर्ल्ड अफेयर्स से क्या और इफेक्ट होता है भारत में, तो हम देखेंगे कि जो बोल्शेविक पार्टी थी, हम बात कर रहे हैं रशिया की, हम बात कर रहे हैं रशियन रेवोल्यूशन की, एंड द टाइम पीरियड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट अक्टूबर रेवोल्यूशन ऑफ द 1917। तो जो बोल्शेविक पार्टी होगी, इसके जो वर्कर्स होंगे ये ओवरथ्रो कर देंगे जो बहुत ही टायरानिकल जारिस्ट रेजीम होगा रशिया का। वहाँ के जो रूलर्स होंगे, जार रूलर्स, उन्हें ओवरथ्रो कर दिया जाएगा, उन्हें गद्दी से उतार फेंका जाएगा बोल्शेविक पार्टी के जरिए, और स्थापना की जाएगी द वेरी फर्स्ट सोशलिस्ट स्टेट की, और इसे सोवियत यूनियन के अंडर किया जाएगा, और इसकी लीडरशिप होगी लेनिन के हाथों। अब इस अक्टूबर रेवोल्यूशन से हमें एक बात समझ में आ गई कि सबसे ज्यादा पावर जो है वो है आम आदमी के पास। द पावर इज विद द मासेस, विद द पीपल। अगर लोग चाहे तो वो किसी भी, फॉर एग्जाम्पल जार जो थे बहुत ही टायरानिकल, बहुत ही पावरफुल रूलर्स थे, अगर मास मूवमेंट पीपल जो है उन्हें उतार फेंक सकते हैं तो कहीं पर भी कुछ भी किया जा सकता है। इसकी वजह से ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है भारत में आ जाता है कि वी कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स अगर हम एक साथ जुड़े। और इसी के बाद हम देखते हैं, ये बात हो रही है 1917 की, हम देखेंगे कि 1920 जो होगा, ये जो टाइम पीरियड होगा, यहाँ से हम देखते हैं मास स्ट्रगल भारत भर में, और कैसे लोगों का जुड़ाव बढ़ता चला जाता है, और जो सैलाब है, जन सैलाब, वो उमड़ेगा, और साथ में स्ट्रगल कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। जो ब्रिटिश की हमने एक बात पहले भी देखी थी मॉडरेट्स के साथ, कि जो वो पॉलिसी ऑफ कैरेट एंड स्टिक यूज करते थे, दैट मीन्स कोई एक चीज का बहाना बना करके दैट वी आर गोइंग टू गिव यू दिस, वो कैसे हमें आगे घसीटते लेकर जाते थे। ये जो ट्रिक है ये वापस से यूज की जाएगी उनके जरिए, और इस बार जो कि वो कैरेट होगा वो रिप्रेजेंट करेगा मॉन्टेगो क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ठीक है। और वाइल जो मेजर्स होंगे, फॉर एग्जांपल रोवेल्ट एक्ट, ये रिप्रेजेंट करेगा द स्टिक। यानी अगेन जो है यहाँ पर दो चीजों की बात की गई है, मॉन्टेगो क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स की और रोवेल्ट एक्ट की। यहाँ पे बात की जाएगी कि हम आपको ये देंगे, मॉन्टेगो क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आने वाले हैं 1919 में 1918 के एंड तक, एंड दीज आर गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू हैव बीन आस्किंग फॉर। और एक तरीके से लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जाएगी, उन्हें पैसिफाई करने की कोशिश की जाएगी दैट वी आर गोइंग टू गिव यू रिफॉर्म्स, हम आपके यहाँ बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड फाइनली हम देखते हैं कि इसी का एक और जो नाम है दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ये इनैक्ट किया जाता है। अगर हम बात करें मॉन्टेगो क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म की, तो इसे एक और नाम से भी जाना जाता है, दैट इज मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म, मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स, ओके, सेम थिंग, टू डिफरेंट नेम्स। सो 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया जाता है, उसे इनैक्ट किया जाता है। अब हम देखेंगे कि इसके मेन फीचर्स क्या थे, क्या था ये एक्ट ऑल अबाउट। सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर, हमने एक नए टॉपिक की बात की थी, नए कंसेप्ट की बात की थी इन आवर प्रीवियस क्लास, जहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 14 खत्म हुआ था,
और दैट टॉपिक वाज डायरकी, दो रूल। सो क्या था ये? सो रूल ऑफ 2 एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स और पॉपुलर मिनिस्टर, ये एक नया कंसेप्ट ऑफ रूल लाया जाएगा जिसे हम कहेंगे प्रोविंशियल गवर्नमेंट में डायरकी का। प्रोविंशियल गवर्नमेंट मतलब हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हमारे रीजनल गवर्नमेंट की, इलाकाई गवर्नमेंट की। ठीक है, अब क्या था इसमें? हम पहले बात करेंगे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव की। अब गवर्नर वॉज टू बी एग्जीक्यूटिव हेड इन द प्रोविंस। अगर हम बात करें कि प्रोविंस की जो अल्टीमेट पावर होगी, एग्जीक्यूटिव हेड होगा, वो कौन होगा? तो द पावर वुड बी लाई विद द गवर्नर। सारा इंपॉर्टेंट जो है गवर्नर को पावर्स दी गई हैं। अब हम अगर बात करते हैं सब्जेक्ट्स की, फॉर एग्जाम्पल अगर हम आज के आज़ाद भारत में देखें, हमारे यहाँ स्टेट और सेंटर है, यहाँ पर प्रोविंशियल और सेंट्रल की बात की जा रही है। तो आज हमारे आज़ाद भारत में भी स्टेट और सेंटर है। तो जो कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल उन पर डिसीजन लेना, उन पर पॉलिसीज बनाना स्टेट का काम है, कुछ है जो सेंटर का है, और कुछ है जिसमें दोनों काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम पुलिस की बात करें, ये स्टेट के ज्यूरिसडिक्शन में आता है। ठीक है, ऐसे ही एट दैट टाइम जो है, जो सब्जेक्ट्स हैं, जो टॉपिक है, उन्हें 2 डिफरेंट लिस्ट में बांटा गया था। एक कुछ को रिजर्व रखा गया था और कुछ सब्जेक्ट्स जो है ट्रांसफर्ड थे। ओके, जो रिजर्व थे उसमें थे सब्जेक्ट्स लाइक लॉ एंड ऑर्डर, फाइनेंस, ठीक है, लैंड रेवेन्यू, इरिगेशन, ये सब जो है रिजर्व टॉपिक्स थे। वेरएस अगर हम ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स की बात करें तो इसमें एजुकेशन, हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट लोकल गवर्नमेंट, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, एक्साइज ड्यूटी वगैरह, ये सब जो है ये ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में डाले गए थे। अब जो रिजर्व सब्जेक्ट्स थे वो एडमिनिस्टर किए जाएंगे किसके जरिए? गवर्नर के जरिए। रिजर्व जो है वो गवर्नर के जरिए किया जाएगा, इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। ठीक है, और जो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स थे वो टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय द मिनिस्टर्स, जो नॉमिनेट किए जाएंगे इलेक्टेड मेंबर्स की लेजिस्लेटिव काउंसिल के जरिए। जो ट्रांसफर है वो किया जाएगा मिनिस्टर्स के जरिए, और जो रिजर्व है वो गवर्नर के जरिए। ठीक है, अब जो मिनिस्टर्स थे वो रिस्पॉन्सिबल थे टू द लेजिस्लेचर, वो जवाबदेह थे लेजिस्लेचर के लिए। वाइल अगर हम बात करें एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स की, वो कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं थे लेजिस्लेचर के लिए, वो बिल्कुल भी जवाबदेह नहीं थे। उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन वगैरह भी पास किया जाएगा तो वो कोई जवाबदेह नहीं होंगे। एक और पॉइंट जो यहाँ पर दिया गया था वो था कि अगर इन केस ऑफ एनी सिचुएशन अगर अकर हो जाती है और फेलियर हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का, कुछ हालात ऐसे हो जाएं कि चीज़ें नहीं चल रही हैं, पावर किसके पास आएगी? एट दैट टाइम जो गवर्नर है वो टेक ओवर कर सकता है एडमिनिस्ट्रेशन इवन ऑफ ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। हमने देखा कि गवर्नर का जो पावर है वो कहाँ पर था? रिजर्व सब्जेक्ट पर। लेकिन इन सर्टन सिचुएशंस जो है गवर्नर कैन इवन टेक ओवर ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। हमने पहले ही देखा था कि हेड ऑफ द एवरीथिंग इज गोइंग टू बी द गवर्नर इन प्रोविंशियल सिस्टम। वो गवर्नर जो है ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स भी अपने हाथों में ले सकता था। अगर हम बात करें द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट की, ओके, ऑफ इंडिया, और हम बात कर रहे हैं हमारे गवर्नर जनरल की, ये इंटरफेयर कर सकते थे रिजर्व सब्जेक्ट्स में। ठीक है, वाइल अगर हम बात करें ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट की तो उनमें उनका इंटरफेरेंस जो है रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड द गवर्नर जनरल जो हैं वो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं कर सकते, उन्हें रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था विद रिगार्ड टू द पावर हियर। ये सब हमने बात की एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंशियल सिस्टम की। अब हम चलेंगे हमारे लेजिस्लेचर की तरफ, अगेन ऑफ द प्रोविंशियल ओनली। जो हमारी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होंगी उसे एक्सपांड कर दिया जाएगा, जिसकी मांग जो है हमेशा से कांग्रेस के जरिए की जाती रहेगी कि उसे एक्सपांड करिए, उसे बढ़ाइए। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे मेजॉरिटी जो थी हमेशा से नॉमिनेटेड की थी, राइट। अगर इलेक्टेड जो थे उन्हें अगर बढ़ाया भी गया था लास्ट टाइम भी, तो अगेन उनकी मेजॉरिटी नहीं आई थी। बट दिस टाइम हम देखते हैं
कि 70% जो मेंबर्स होंगे वो अब इलेक्टेड होंगे. ओके, सो दिस स्टेप वाज दैट कि अब इलेक्टेड मेंबर्स की मेजॉरिटी होगी, नॉमिनेटेड की मेजॉरिटी नहीं होगी. जो सिस्टम था कम्युनल और क्लास इलेक्टोरेट का, उसे फर्दर कंसोलिडेट किया गया. जो इलेक्टोरेट्स थे क्लास के बेसिस पर, आपके रिलीजन के बेसिस पर, उसे और मजबूत किया गया. हम देखते हैं कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स है वो आगे जाकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी एक तरीके से क्रिएट करेगा, और बिटवीन द लीडर्स ऑल्सो, क्योंकि कुछ लीडर्स उसे सही मानेंगे, कुछ लीडर्स उन्हें गलत मानेंगे. और हम आगे जाकर देखेंगे कि B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के दरमियान एक पूना पैक्ट भी होगा विद रिगार्ड टू द सेपरेट इलेक्टोरेट्स. फर्दर विल डील विद इट, बट यहाँ पर जस्ट अ पासिंग रेफरेंस कि ये जो कम्युनल क्लास इलेक्टोरेट्स है ये आगे जाकर प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे भारत की पॉलिटिक्स में विद रिगार्ड टू आवर लीडर्स एंड द कम्युनिटीज ऑल्सो. यहाँ पर एक चीज जो अच्छी हुई थी वो था कि औरतों को यहाँ पर राइट दिया गया था वोट का. विमेन गॉट द राइट टू वोट. वेरी गुड एंड वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन. अगर हम लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की बात करें तो अब ऐसा था कि वो इनिशिएट कर सकते थे लेजिस्लेशन, राइट, दे कैन स्टार्ट इट. बट अगेन यहाँ पर उन्हें किसका अप्रूवल चाहिए था? ऑफ कोर्स गवर्नर का, क्योंकि ही हैज द मोस्ट पावर. सो उनका एसेंट जो है रिक्वायर्ड था. अब जो गवर्नर था उसके पास बहुत इंपॉर्टेंट पावर थी. ही कैन वीटो बिल्स, और वो ऑर्डिनेंसेस भी ला सकते हैं. फॉर एग्जांपल आज के भारत में जो हमारे प्रेसिडेंट के पास है ऑर्डिनेंस लाने की पावर, वो उस वक्त गवर्नर को भी दी गई थी, और वो बिल्स को वीटो कर सकता था. फॉर एग्जांपल व्हाट एवर द वोटिंग इज दैट ऑन दैट बिल, गवर्नर उसे पूरी तरीके से फेर सकता था अपनी वीटो पावर के जरिए. उसके बाद हम देखते हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो हैं वो रिजेक्ट कर सकेंगी बजट को. फॉर एग्जांपल पहले हमने देखा था कि बजट पर डिस्कशन का भी पावर नहीं था जो काउंसिल्स थी उनके पास, और इसके खिलाफ हमेशा जो है आवाज उठाई जाएगी भारतीयों के जरिए कि व्हाई द बजट इज नॉट इवन डिस्कस्ड. और फिर लेटर ऑन उसे डिस्कस करने की पावर दी जाएगी तो उस पर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, मोशंस नहीं ला सकते, कुछ अलाउ नहीं होगा. बट नाउ वी वुड सी कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं वो रिजेक्ट कर सकती हैं बजट को. बट अगेन यहाँ पर भी एक लूप होल था, एंड द लूप होल इज दैट कि गवर्नर जो है उसे रिस्टोर कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल इफ वन बजट इज रिजेक्टेड लेकिन गवर्नर को नेसेसरी लगता है तो वो उसे एज इट इज रिस्टोर कर सकते हैं. सो हियर द एब्सोल्यूट पावर जो है वो ऑफकोर्स गवर्नर के हाथों में होगी. देन वन थिंग दैट वाज एडेड एंड दैट वाज गुड वाज दैट कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोलने की जो आज़ादी है, वो लेजिस्लेटर्स के पास अच्छी तरीके से थी. पहले जिन चीज़ों पर बात करना भी अलाउड नहीं था, अब दे कैन डू दैट, एंड दैट पावर वाज इंक्रीज थ्रू द फ्रीडम ऑफ स्पीच. सो ये था हमारा लेजिस्लेटिव ऑफ द प्रोविंशियल सिस्टम. हमारी नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की. स्टिल वहां पर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं आई है, लेकिन हम बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव कैसे बनेगा, वहां पर लेजिस्लेचर का क्या हायरार्की होगा, क्या सिस्टम होगा, कैसा अरेंजमेंट होगा, एंड लोअर हाउस जो है या फिर जो हमारी असेंबली है उसमें कितने मेंबर्स होंगे, कौन से ग्रुप से कौन से मेंबर्स बिलोंग करेंगे, इस पूरे सिस्टम का ड्रॉबैक क्या होगा. ऑल ऑफ दैट वी आर गोइंग टू सी इन आवर नेक्स्ट क्लास. हम उस पर देखेंगे कांग्रेस का रिएक्शन, एंड फाइनली वी वुड स्टार्ट सीइंग मेकिंग ऑफ गांधी. उनके एक्सपेरिमेंट जो है साउथ अफ्रीका में ट्रूथ के साथ, सच्चाई के साथ कैसे है, वो कैसे वहां पर लड़ेंगे और कैसे फाइनली भारत में उनका आगमन होगा. ऑल ऑफ दैट इन आवर नेक्स्ट क्लास.